एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन फिर से देखने वाले हैं। आपने इसी सीरीज़ में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसी में आगे बढ़ते हुए आज फिर हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात और भी बता दें, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि मोबाइल सीधा करके रिकॉर्ड करिए, मतलब कि जो वीडियो है वो सीधा नहीं आता है, घुमा करके देखना पड़ता है। तो देखिए, अगर हम सीधा करके अगर वीडियो बनाएंगे तो फ़ॉन्ट बहुत छोटा छोटा आएगा, आपको शब्द दूर से फिर रिकॉर्ड होगा तो शब्द आपको क्लियर दिखेगा नहीं। तो यही रीज़न है कि इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और आप अगर इसको फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो ये आपको हॉरिजॉन्टल जोन में दिखेगा, आपको पूरा ये लैंडस्केप मोड में, ताकि आपको सारे शब्द क्लियरली दिख सके और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आपका मोबाइल में कवर हो सके, इसलिए इस तरीके का वीडियो बनाया जाता है। और बाकी आपको दिक्कत होती है तो हमने उस तरीके से भी ट्राई किया है, ऐसा नहीं है। हमने जो चीज़ें सबसे बेस्ट हो सकती है उसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करने की, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर लंबवत बनाने की कोशिश करेंगे तो उस तरीके से बहुत दूर से रिकॉर्ड होगा और शब्द भी क्लियर नहीं आएंगे, और फॉन्ट जो है, शब्द जो लिखे हैं ये काफ़ी छोटे छोटे दिखेंगे, अगल बगल की चीज़ें एक्स्ट्रा दिखेंगी, आपकी जो पढ़ाई और भी बाधा पहुँचेगी उसमें। यही रीज़न है कि इस तरीके से ही इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सार्वभौमिक शिक्षा के प्रावधान में दो मुख्य बाधाएं हैं। कई बाधाएं आती हैं सार्वभौमिक शिक्षा के लिए, मतलब सभी की शिक्षा के लिए, तो लेकिन इनमें से जो आपके सामने ऑप्शन, इनमें से दो मुख्य होंगी, गरीबी एवं प्रौढ़ अशिक्षा। सभी के लिए शिक्षा मतलब सार्वभौमिक शिक्षा यह तभी बाधित होती है कि एक तो पहली बात, जब कोई व्यक्ति गरीब हो, और दूसरा जो प्रौढ़ है, प्रौढ़ का मतलब उस बच्चे के माता पिता वो भी अशिक्षित हों। तो देखिएगा, जब प्रौढ़ अशिक्षित होगा या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अशिक्षित होंगे तो बच्चे की एजुकेशन पे भी उतना ध्यान नहीं देंगे। तो सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत यह मुख्य बाधा है। इसके अलावा और भी कई बाधाएं होती है, जैसे कि सुविधाओं में कमी, रूढ़िवादिता, अपव्यय या अवरोधन, जनसंख्या में वृद्धि, संसाधनों में कमी, नियोजन की समस्या, निर्धनता या गरीबी, योग्य शिक्षक की कमी, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, प्राकृतिक बाधाएं। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 या फिर कहें 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, विशाल जनसमूह तक जानकारी पहुंचाना निम्न में से किस तरीके से संभव है? तो आंसर यहाँ पे होगा प्रदर्शनी द्वारा। प्रदर्शनी, ध्यान दीजिएगा, एग्जीबिशन और डेमोन्स्ट्रेशन में अंतर होता है, प्रदर्शन और प्रदर्शनी में अंतर होता है। प्रदर्शन में क्या है कि कुछ एक पास के समूह में व्यक्ति रहेंगे उपस्थित और उन्हें हम डेमो दिखाएंगे, कोई चीज़ें करके दिखाएंगे। लेकिन प्रदर्शनी में क्या होता है, परिणाम क्या हुआ है, जैसे परिणाम प्रदर्शनी भी होता है, मेथड भी हम दिखाते हैं, किस तरीके से हम अपनी खेती है या फिर किसी भी समस्या को दूर करना है तो हम उस उपाय को दिखाएंगे, करके दिखाएंगे कि देखिए इसको करते हैं तो इस तरीके का परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विशाल जनसमूह तक अगर जानकारी पहुंचाना है तो प्रदर्शनी ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। प्रदर्शनी के द्वारा हम अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब विशाल जनसमूह की बात हो रही है, मास कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो आप सोचेंगे यहाँ पे व्याख्यान भी तो हो सकता है, लेकिन देखिएगा, व्याख्यान वन वे कम्युनिकेशन का तरीका है। इसमें व्याख्या या लेक्चर देने वाला व्यक्ति एक होता है, सुनने वाले अनेक होते हैं, लेकिन वो कितनी बातें समझ पा रहे हैं या उन तक हमारी बातें पहुंच रही है या नहीं, यह जानना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम पहुंचाना ही चाहते हैं जानकारी तो हमें इन सब ऑप्शन में से सबसे बेस्ट तरीका होगा प्रदर्शनी को चुनना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, महिला समूह का निर्माण करना निम्न में से कौन से कार्यक्रम की विशेषता थी? तो महिला समूह का निर्माण करना ड्वाकरा की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में से हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ वीमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, शॉर्ट में से हम लोग ड्वाकरा नाम से जानते हैं। कुछ डिटेल देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है सभी ऑप्शन के बारे में। इस कार्यक्रम को ग्राम शिविका भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ड्वाकरा को ग्राम शिविका भी कहा जाता है। महिला समूह का निर्माण करना इस कार्यक्रम की विशेषता थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उनके परिवार की आर्थिक एवं पोषणीय स्थिति में सुधार लाना है। ठीक है, फिर आपके पास एक ऑप्शन था IRDP। देखिए IRDP के बारे में कुछ डिटेल, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं IRDP। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या IRDP भारत सरकार द्वारा 1978 के दौरान शुरू किया गया था और 1980 के दौरान लागू किया गया था।
शुरुआत हुई 1978 में, लेकिन लागू हुआ 1980 में। कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है और साथ ही उनके कौशल सेट विकसित करने के अवसर प्रदान करना है। फिर देखते हैं ट्राइसेम क्या है। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को ही ट्राइसेम कहा जाता है। आप लोग ट्राइसेम का फुल फॉर्म एक बार बता दीजिएगा। इसे 1979 में 1979 में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के प्रशिक्षित करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के ट्राइसम के अंतर्गत कितने आयु के लोग आते हैं? 18 से 35 वर्ष के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, लास्ट एक बचा हुआ है ICDS। देख लेते हैं ICDS के बारे में भी कुछ डिटेल हम लोग। देखिएगा, ICDS समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और बच्चों के बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी प्रयोग के प्रभाव पर जोर देने वाली विधि है। आंसर होगा परिणाम प्रदर्शन। किसी प्रयोग के प्रभाव पर, यानी हम किसी भी तरीके के प्रयोग करते हैं, चाहे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, मशीन यंत्र का प्रयोग, तो उससे प्रभाव क्या पड़ेगा उसके रिजल्ट पे, या उससे हमें क्या लाभ होगा, ये हम कैसे देख सकते हैं? परिणाम प्रदर्शन के द्वारा। परिणाम प्रदर्शन किसी प्रयोग के प्रभाव पर जोर देने वाली विधि है। परिणाम प्रदर्शन के माध्यम से कार्य की प्रगति एवं उपलब्धियों को देखकर अन्य लोगों के मन में भी उत्साह बढ़ता है और अभिरुचि होती है तथा नई पद्धति को अपनाने के लिए वे प्रेरित होते हैं। परिणाम प्रदर्शन उत्प्रेरण का अच्छा स्रोत है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसार प्रयासों का परिणाम होना चाहिए। प्रसार प्रयासों का परिणाम होना चाहिए। ऑप्शन होगा संतुष्टि। प्रसार प्रयास परिणाम। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम शुरू करने में कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। नई सूचनाओं से परिचित कराने से पूर्व कृषक को अच्छे परिणाम दिखाए जाते हैं, जिसमें प्रसार शिक्षण के चरण के माध्यम से परिणाम तक पहुंचाया जाता है। अब देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रसार शिक्षा के या प्रसार शिक्षण के जो चरण है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे रीअरेंज करने के लिए अक्सर ये पूछा जाता है, या इसके बाद कौन सा चरण आता है ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ चरण है, सबसे पहले आएगा ध्यानाकर्षण, फिर है रुचि, फिर है आकांक्षा, फिर विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन। इसे ही एड केस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान कार्य की प्रगति को जांचना क्या कहलाता है। प्रसार कार्यक्रम चल रहा है, सारी क्रियाएं चल रही हैं, उसमें हम बीच बीच में प्रगति को चेक कर रहे हैं कि जो कार्य हम करने चाह रहे हैं क्या ये उसी तरीके से चल रहा है, तो यह जांचना कहलाता है निगरानी, या इंग्लिश में कहे तो मॉनिटरिंग, निगरानी करना। ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न विधि नई पद्धतियों के अधिग्रहण के लिए लोगों को विश्वास दिलाने में प्रभावी विधि है। आंसर होगा क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण। देखिएगा, कोई भी नई विधि आई है, नई पद्धति आई है, उसे लोगों को अपनाने के लिए मोटिवेट करना है, तो सबसे बेस्ट होगा क्षेत्रीय भ्रमण। मतलब हम क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को इसके लाभ के बारे में अगर हम बताएंगे तो इससे लोग और भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्या होगा, विश्वास जागेगा। जैसे कि कोई भी नेता इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो जगह जगह जा कर के, गांव-गांव में, गलियों में, मोहल्लों में जा कर के लोगों से मिलता है और यह विश्वास दिलाता है कि मैं आप में से ही एक हूँ और आपके लिए मैं जो भी हो सकेगा ज़रूर कार्य करूँगा। तो यही क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण। या फिर आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी नई ब्रांडेड चीज़ें आती हैं या किसी भी प्रोडक्ट का लॉन्च होता है तो उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए
कई तरीके के वर्कर कार्य करते हैं, कई कई मोहल्ले गांव में जाकर के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है स्वयं सिद्धा योजना। देखिए एक योजना का प्रकार लिखा है यहाँ पे, स्वयं सिद्धा योजना निम्न के लिए क्रियान्वित की गई थी। आंसर होगा महिला सशक्तिकरण। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर योजनाएं महिला एवं बाल विकास के लिए ही लागू की जाती है या लाई जाती है, तो यह भी उनमें से एक है। देख लेते हैं हम लोग स्वयं सिद्धा योजना क्या है। स्वयं सिद्धा योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है जो 2001 में प्रारंभ किया गया। स्वयं सिद्धा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2001 में। यह महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन कर उन्हें सशक्त बनाना है। अतः यह योजना महिला सशक्तिकरण के लिए क्रियान्वित की गई। मतलब महिलाओं को पैसों की बचत के लिए मोटिवेट करना, उन्हें बचत से क्या लाभ है ये सब बताना और उन्हें एक साधन प्रोवाइड करना कि आप इस तरीके से बचत कर सकती हैं, यही क्या कहलाती है? स्वयं सिद्धा योजना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है किसी भी उद्यम की स्थापना का प्रथम चरण है अवसर को पहचानना, उत्पाद आरंभ करना, यंत्रों की खरीद या फिर स्थान का चयन। किसी भी उद्यम की स्थापना का प्रथम चरण होता है अवसर को पहचानना। मतलब कि हम कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो क्या आवश्यकता है उस क्षेत्र की, उसी के आधार पर हम उस प्रकार का कार्य शुरू करते हैं। किसी भी उद्योग की शुरुआत करने का प्रथम चरण अवसर या आवश्यकता को पहचानना होता है। जब लोग अपनी आवश्यकताओं को ठीक से समझ जाते हैं तो उन्हें अपने अवसर को पहचानने में आसानी होती है। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लीजिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अब 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रसार कार्यक्रम नियोजन है। आंसर होगा शैक्षणिक प्रक्रिया। प्रसार कार्यक्रम नियोजन कैसी प्रक्रिया है? शैक्षणिक प्रक्रिया। हम यहाँ पे शिक्षा प्रदान करते हैं लोगों को, चाहे हम पढ़ाई लिखाई की शिक्षा प्रदान करें, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रारंभ करने की शिक्षा प्रदान करें, इसी तरीके से हम बस लोगों को शिक्षित करते हैं, यही है प्रसार कार्यक्रम नियोजन। देखिएगा यहाँ पे प्रसार कार्यक्रम नियोजन एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। यह प्रसार शिक्षण या औपचारिक शिक्षण व्यवस्था है जो लोगों की सोच को सुनियोजित एवं सुनिश्चित दिशा प्रदान करती है। इसके माध्यम से लोग सही और गलत की पहचान स्थापित करने में सक्षम होते हैं और अपने प्रयासों को सही दिशा प्रदान कर पाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रसार शिक्षण में निम्नलिखित दिए गए चरणों का सही अनुक्रम कौन सा है? आपके सामने देखिए यहाँ पे चरण दिए हुए हैं। अभी हमने आपको इसके पहले ही बताया हुआ था कि इसके चरण रीअरेंज करने के लिए या एक के बाद कौन सा आता है ये पूछा जाता है। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ऑप्शन ए होगा, बी, सी या डी? इनमें से क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है उचित रूप से विकसित पूर्वशालेय पाठ्यक्रम है बालक केंद्रित, आयु एवं संस्कृति के अनुरूप, दैनिक जीवन से संबंधित, सभी सही हैं। उचित रूप से विकसित पूर्वशालेय कार्यक्रम या पाठ्यक्रम क्या होगा? सभी सही हैं। पूर्वशालेय पाठ्यक्रम को बनाते समय बालक को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसी के साथ साथ पाठ्यक्रम बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, उम्र, दैनिक जीवन से संबंधित तथा लचीला और संस्कृति के अनुरूप भी होना चाहिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। देखिएगा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को निम्न भी कहा जाता है या कहा जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बर्टलसन महोदय ने प्रौढ़ शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा की अभिव्यक्ति माना है। किसने प्रौढ़ शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा है? तो बर्टलसन महोदय। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54। वक्ताओं के छोटे समूह द्वारा दर्शकों के लाभ के लिए
अनौपचारिक बातचीत को निम्न में से क्या कहते हैं? वक्ताओं के छोटे समूह द्वारा दर्शकों के लाभ के लिए अनौपचारिक बातचीत को निम्न में से क्या कहते हैं? आंसर होगा परिसंवाद चर्चा। देखिएगा, वक्ताओं के छोटे समूह द्वारा दर्शकों के लाभ के लिए अनौपचारिक बातचीत को परिसंवाद चर्चा कहते हैं। इसके माध्यम से कुछ वक्ता एक ही विषय पर दर्शकगण के समक्ष चर्चा करते हैं। वक्ता अधिकतर विशेषज्ञ होते हैं, अतः विषय के पक्षों का ज्ञान श्रोता वर्ग को प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न अनौपचारिक शिक्षा का गुण नहीं है? लचीलापन, सीखने वाले पे आधारित, विषय आधारित, विषय वस्तु में विविधता। अनौपचारिक शिक्षा का गुण क्या नहीं है? विषय आधारित। अनौपचारिक शिक्षा विषय आधारित शिक्षा नहीं होती है, इसलिए यह अनौपचारिक शिक्षा का गुण नहीं है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित होती है, किंतु अनवरत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली यह शिक्षा भी होती है, जिसमें व्यक्ति, स्थान, विषय एवं समय निर्धारित नहीं होता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के लिए एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, MGNREGA, जिसे हम लोग मनरेगा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यह गारंटी देता है एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, शोध में उद्देश्य का महत्वपूर्ण घटक है? विषय वस्तु, व्यवहारिक परिवर्तन, सीखने वाले, या फिर सभी सही है? आंसर होगा सभी सही है। शोध में उद्देश्य का महत्वपूर्ण घटक सभी होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 होगा, अस्थिर कार्यकर्ता का कार्यचक्र कैसा होगा? अस्थिर कार्यकर्ता का चक्र टूटा हुआ वक्र होगा। अस्थिर कार्यकर्ता से तात्पर्य ऐसे कार्यकर्ता से है जिसकी कार्य करने की स्थिति बदलती रहती है। ऐसे कार्यकर्ता का कार्यचक्र का वक्र एक टूटा हुआ वक्र होता है, क्योंकि इसमें जो कार्यकर्ता है उसकी स्थिति बदलती रहेगी, तो एक ग्राफ बनना, एक लय में रहना पॉसिबल नहीं है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, पर्यावरण का परिस्थिति आदर्श किसके द्वारा दिया गया है? पर्यावरण का परिस्थिति आदर्श किसके द्वारा दिया गया है? आंसर होगा ब्रोनफेनब्रेनर। ऑप्शन नंबर डी, ब्रोनफेनब्रेनर। देखिएगा, पर्यावरण का परिस्थिति आदर्श इस पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत या मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत का विकास उरी ब्रोनफेनब्रेनर द्वारा किया गया था। यह एक रूपरेखा प्रदान करता है जिसके माध्यम से सामुदायिक मनोवैज्ञानिक समुदायों एवं व्यापक समाज के व्यक्तियों के संबंधों की जांच करते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुंडल के परिवर्तन वर्ग किससे संबंधित है? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे एलटी हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें मुंडल का वर्ग जरूर ही पूछा जाता है। चाहे मुंडल के वर्ग से पहला वर्ग क्या है, तीसरा वर्ग क्या है, ये पूछ लिया जाए, या कब स्थापित हुआ, या परिवर्तन का वर्ग किसने दिया है, कोई भी तरीके से मुंडल के परिवर्तन के वर्ग से भी प्रश्न आता ही है। देखिएगा, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, मुंडल के परिवर्तन वर्ग किससे संबंधित है? आंसर होगा कार्य सरलीकरण। थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा। मुंडल के परिवर्तन वर्ग कार्य सरलीकरण से संबंधित है। किसी भी कार्य का परिवर्तन के माध्यम से सरलीकरण किया जा सकता है। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम मुंडल ने सन 1940 में प्रारंभ किया। ध्यान दीजिएगा, मुंडल ने अपना परिवर्तन का वर्ग कब दिया? 1940 में।
उपकरणों को पुनः व्यवस्थित कर कार्य को सरल बनाया जा सकता है। कार्य करने की पुरानी विधि को छोड़कर नई पद्धति अपनाने से भी कार्य में सुधार व कार्य सरल बनाया जा सकता है, यह बताया है मुंडल ने। तो यहीं तक था आज का वीडियो। आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़िए और LT, TGT, PGT के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं। इससे टफ या इससे बेटर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते चलिए, डिटेल भी देखते चलिए, ताकि उस डिटेल से और भी जितने प्रश्न बन सकते हैं तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकें। आप अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको होम साइंस की फ्री क्लासेस आगे भी मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।